हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल मोटर जोन पे और मैं हूं आपका साथी संजीव स्वामी। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है। आप वीडियो को एंड तक देख लेना। और ये स्पेशल वीडियो इसलिए होने वाली है कि ईवी गाड़ियां, मैंने आपको बहुत सारे ओनरशिप रिव्यू दिखाए होंगे, बट ये जो ईवी गाड़ी है वो 2 साल के अंदर 1,60,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। 1,60,000 किलोमीटर ईवी गाड़ी को ड्राइव करना, मतलब किसी भी गाड़ी को ड्राइव करना कोई मजाक की बात नहीं है। तो आज जो हम इसके ओनर से जानेंगे, जो हमारे सामने ईवी गाड़ी है, इनके ओनर से जानेंगे इसकी एक एक चीज़, क्या हुआ आज से लेके, प्रीवियस से लेके 2 साल के अंदर कितने चेंजेज आए, क्या इश्यूज आए, क्या आपने फेस किए, सारी चीज़ें हम जानेंगे इसके बारे में। वीडियो को आप एंड तक देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको बैटरी के बारे में जो भी, कोई भी इलेक्ट्रिकल गाड़ी के बारे में जो भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं ना, कि भाई कैसी चलती है, कैसी नहीं चलती है, वो सारी चीज़ें आपको जो है इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो भाई साहब, आइए, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार जामवाल है। मैं हिमाचल पालमपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन बेसिकली जो वर्किंग है मेरी चंडीगढ़ और नोएडा रहती है, तो आजकल मैं नोएडा ही रहता हूँ। नोएडा रहते हो। करते क्या हो आप? मैं बेसिकली मार्केटिंग करता हूँ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, कि कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट शायद यही है। अच्छा। कार, अभी जो पिछले 2 साल पुरानी। तो भाई साहब जो है अपना इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो बताते हैं, तो वो भी अपने लिए एक फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, ये जो गाड़ी है कौन सा वेरिएंट है? ये प्राइम का XZ प्लस है। इसको बाद में हमने पहले जो ईवी आती थी, टाटा की नेक्सन ईवी जो आती थी, वो 3 मॉडल में आती थी। तो ये XZ प्लस है, बाद में उसको प्राइम बोलते हैं। प्राइम अच्छा, XZ प्राइम है जो सबसे पहले आई थी। हाँ। अच्छा, आपने ये गाड़ी कब परचेज की थी? ये गाड़ी मैंने जुलाई 2021 में ली थी। जुलाई 2021। और ये आई कब थी? लगभग 2020 के आसपास आई थी। 2020 जुलाई के आसपास आई थी। जून 2020 में आई थी सबसे पहले शायद। तो आपके पास इससे पहले कौन सी गाड़ी होती थी जब आपने ये इससे पहले फिएट की लीनिया है और एक फोर्ड फिगो है। अच्छा, फोर्ड फिगर, वो गाड़ी अभी भी आपके पास है? हाँ, दोनों मेरे पास अभी भी है। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइए, उस समय आपको ये गाड़ी कितने की पड़ी थी जब आपने ये परचेज की? ये मेरे को एक्चुअल जो कॉस्ट ऑन रोड पड़ी थी करीब 16,24,000 के आसपास पड़ी थी। अच्छा, 16,24,000 के आसपास पड़ी थी। अभी तक आपने कितनी ड्राइव कर दी इस गाड़ी को? मैं करीब इसको 1,55,000 प्लस चला चुका हूँ। अच्छा, कितने की पड़ी थी? कॉस्ट बताना एक बार दोबारा। 16,24,000 के आसपास पड़ी थी। 16,24,000 के आसपास। उस समय कोई सब्सिडी वगैरह आपको मिली थी? नहीं, मुझे कोई सब्सिडी नहीं मिली थी। उस टाइम कहा गया था कि सब्सिडी मिलेगी, लेकिन मिली नहीं थी। अच्छा। बाद में चंडीगढ़ में सब्सिडी इंट्रोड्यूस हुई, मतलब करीब साल 6-7 महीने के बाद इंट्रोड्यूस। तो अभी आपने जो है इस गाड़ी को चला दिया है लगभग कितना? 1,55,000। 1,55,000 रुपये। और अभी जुलाई 2 साल हुए हैं पूरे? हाँ, 2 साल 2 महीने मान लीजिए। अच्छा, तो 2 साल 2 महीने में आपने इसको 1,55,000 किलोमीटर चला दिया। तो मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहता हूँ, इतनी रनिंग आपकी ईवी लेने से पहले ही थी या फिर आपको ईवी लेने के बाद? ईवी लेने के बाद जो मेरा कंफर्ट जोन जो बना है इस गाड़ी पे, उसके कारण, क्योंकि गाड़ी ऐसी है कि आपको कभी भी थकान नहीं महसूस होती थी, टायरनेस नहीं महसूस होती थी इस गाड़ी को चला के। अच्छा। आप क्योंकि सिंगल पेडल है और आप सिंगल हैंडल आप इजीली मैनेज कर सकते हो। आप मतलब आपको जो ड्राइविंग में जो कंफर्ट जोन है वो मेरे को दूसरी गाड़ी में महसूस नहीं होता, जो कम्पेरेटली इसमें होता है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है और पिकअप वगैरह बहुत अच्छा है। और आपको ये गाड़ी कुछ बहुत कुछ सिखाती भी, जैसे आपको पेशेंस सिखाती है कि गाड़ी को चलाते समय कैसे पेशेंस रखना चलता है, कि आपको कितनी कैसे एनर्जी मैनेज करनी है। प्लानिंग सिखाती है आपको कि आपको चलना है तो कैसे एक दिन पहले सोच के चलना है, अगर लंबा टूर करना है तो कैसे प्लानिंग करके चलना है। अच्छा, तो पूरी गाड़ी आपको, हाँ, काफ़ी कुछ सिखाती है ये आपको। बहुत सारी चीज़ें आपको जो है सिखाती है। एक बार इसके लुक की बात कर लेते हैं हम, फिर चलेंगे अंदर। देखो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम अंदर बैठ के फिर बात करेंगे डिटेल के अंदर। अब मुझे ये बताइए, आपकी गाड़ी के अंदर अभी हेडलाइट यूनिट स्टॉक वाली है? हाँ, नहीं, इसमें नॉर्मली जो कंपनी की आती है वो 55 वाट की आती है। हाँ। हेडलैम्प और दोनों के लिए। हाँ। लेकिन मैंने जो इसमें हेडलैम्प की लगा रखी है 100 वाट की लगा रखी है। 100 वाट की हेलोजन ही है आपके? एलईडी नहीं लगा रखी आपने? नहीं, एलईडी नहीं, हेलोजन है। हेलोजन है। हाँ। तो एलईडी लगाने का आपका नहीं हुआ कि हेलोजन की परफॉर्मेंस वगैरह का क्या कुछ है या सही है? नहीं, मेरे को लगता है कि हेलोजन में जितनी लाइफ टाइट चाहिए आपको रोड, वो आपको इससे 100 वाट में कंफर्टली मिलती है, आपको मिल जाती है आराम से। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब ये चीज़ और बताइए, पहले हम बाहर से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अभी जैसे आपकी गाड़ी है, हाँ जी, इसका कहीं मतलब जो टायर वगैरह है कि उसकी क्या कंडीशन है? 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास। टायर की कंडीशन बहुत अच्छी है। मेरे को लगता है कि 1 लाख किलोमीटर और चल जाएंगे। अब 1.5 लाख किलोमीटर चलने के बावजूद भी कोई इसमें चेंजेस नहीं हुए अब तक। 1.5 लाख किलोमीटर आपने टायर चला दिए? 1,55,000 चल चुके हैं जी। ये टायर क्या बात करते हो? अभी तक आपने टायर चेंज नहीं, जोड़ी चेंज नहीं करवाई है कोई भी? नहीं, एक टायर खराब हुआ है खाली, वो भी मेरी खुद की गलती के कारण हुआ है।
अदरवाइज टायर गाड़ी इतनी स्टेबल है कि हम इसको लेके गए थे देहरादून। जब हम देहरादून गए थे तो इसमें एक पंचर हो गया था, और वो पंचर हमने वहाँ पे देहरादून के बस स्टैंड के आसपास ठीक कराया, और वापसी में जब गाड़ी चलाते हुए आए तो पता नहीं चला कि वो पंचर जो लगाया था वो कब लीक हो गया, और गाड़ी चलती जा रही है, और उसके जो तारें निकल गई, तब जाके पता लगा कि तारे की आवाज आने लग गई, तब वो टायर आपकी गलती की वजह से खत्म हुआ। ठीक है, उसके अलावा आपने टायर, अभी तक मैं टायर की कंडीशन दिखाऊं, देखो थोड़ा सा कीचड़ में। अच्छा ये देख लो, ये देखो यहाँ तक आपकी कंडीशन, ये लाइन देख रहे हो, काफी अच्छी लाइन है। 50% से 60% से ऊपर के टायर बचे हुए हैं मेरे, जो 60% तक ऊपर के टायर हैं। यार ये तो गजब हो गया। ये ईवी गाड़ी में ये होता है या पेट्रोल डीजल में भी आपके इतने टायर चलते हैं? नहीं, मेरे पास जो लीनिया है उसमें हम टायर चेंज करा चुके हैं, वो करीब 45,000 किलोमीटर चल चुकी है, और फिगो में करीब 3 बार चेंज कर चुका हूँ मैं टायर, वो करीब 90,000 किलोमीटर चली है। हाँ, तो मेरा ये मानना है कि हम जनरल पेट्रोल डीजल गाड़ी में हाँ जी 50,000 मैक्स टू मैक्स जो है टायर निकालते हैं। यहाँ पे 1.5 लाख किलोमीटर टायर चला दिए, और अभी भी ये कंडीशन ऐसी है कि 50,000 और चल जाएंगे। 50,000 लाख भी चल सकते हैं, लाख भी चल सकते हैं। अच्छा, इसका टायर का ऐसा रीजन क्या है, टायर का नए इतना घसने का? एक तो आप जब ईवी गाड़ी लेते हो तो आप बहुत पेशेंटली चलाते हो, आप ये नहीं कि आप कंटिन्यूस को ब्रेकिंग कर रहे हो, एक्सेलेरेशन कर रहे हो, क्योंकि इसमें क्या गाड़ी आपको बहुत कुछ सिखाती है। कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए गाड़ी चले। जो आज की डेट में आप जितने लोग आप अगर सड़क पर आप सफ़र करते हो तो देखो आप लोग बहुत केयरलेसली गाड़ी चलाते हैं। लेकिन ये आपको ड्राइविंग बिहेवियर बहुत इंप्रूव करती है। इसके अंदर खुद का जो इनका जो ऐप है उसमें भी आप अपना ड्राइविंग बिहेवियर चेक कर सकते हो कि मेरी एक्सेलेरेशन का स्कोर क्या है, ब्रेकिंग का स्कोर क्या है, ओवरऑल बिहेवियर क्या है। तो इस गाड़ी चलाने के बाद मेरा खुद का भी अपना जो ड्राइविंग बिहेवियर है बहुत इंप्रूव हुआ है। हाँ, आप पेट्रोल डीजल चलाते हो वो भी इसी हिसाब से चलाते होंगे आप? हाँ, पहले तो मैं बहुत रैश ड्राइविंग करता था। तो मेरे पास फिगो थी तो उसको मैं फ्लाइंग फिगो बोलता था। लेकिन इसको तो मैं ये कहता हूँ टाटा टैंक है ये तो। अच्छा, इसके ब्रेक पेडल, और जब आपने टायर नहीं चेंज करे, ब्रेक पेडल का क्या सीन है? नहीं, कोई गाड़ी में अभी तक कोई रिपेयर नहीं है। ब्रेक पेडल भी नहीं चेंज? कुछ भी रिपेयर नहीं है। क्या बात करते हो? सस्पेंशन भी नहीं चेंज हुआ होगा? कुछ भी नहीं। 1.5 लाख मतलब 1 रुपए की भी रिपेयर की चेंज या रिप्लेसमेंट भी कोई नहीं है। जो एक्सीडेंटल के कारण पीछे लगी थी चोट, उसमें हमने डिक्की चेंज कराई थी। अच्छा, एक्सीडेंट हो चुका है गाड़ी? हाँ, गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है, जिसके कारण डिक्की चेंज कराई थी हमने। और जो दूसरी गाड़ी थी जो हमारी जिससे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, क्रेटा, और क्रेटा तो टोटली डैमेज हो गई थी, फ्रंट से पूरी खत्म हो गई थी। हमारा सिर्फ ये डिक्की चेंज हुआ था। और सेकंड जो इसका एक्सीडेंट हुआ था तो ये यहाँ पे एक गाड़ी थी जो हिट करके गई थी, वो मारुति की थी, डिज़ायर। तो ये गाड़ी यहाँ जस्ट इतना बंच लगा था, ये 400 रुपये में खाली ठीक हुआ है मेरा सारा, और डेंटिंग सिर्फ आपको उठाना। लेकिन वो गाड़ी जो थी मारुति की गाड़ी थी वो टोटली डैमेज। मतलब नेक्सॉन ने 2 गाड़ियां खत्म कर दी, क्रेटा भी खत्म कर दी, डिजायर भी खत्म कर दी जी। तो इससे आपकी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर क्या सीन है? बहुत मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो टाटा की जो क्रेडिबिलिटी है, वो बिल्ड क्वालिटी जो है, गाड़ी की स्टेबिलिटी है, सबसे टॉप परफॉर्मिंग है। टॉप परफॉर्मिंग। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आती है मेरी, जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, जैसे आप तो भुगत चुके हो इसको, तो बैटरी के ऊपर क्या इम्पैक्ट जाता है? मान लो नहीं, पेट्रोल डीजल में ऐसा कुछ होता नहीं है। गाड़ी का जो कैबिन है वो इतना स्ट्रॉन्ग बना हुआ है कि वो आगे कुछ पहुंचता ही नहीं है। अच्छा, और आगे मोटर पे ना कुछ भी नहीं हुआ। फ्रंट से तो मेरी गाड़ी का कभी एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, बैक से हुआ है। दोनों जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुए थे वो बैक से हुए हैं। अच्छा, तो फ्रंट से तो मैंने अभी तक कोई एक्सीडेंट देखा भी नहीं है, क्योंकि जब एक्सीलरेशन पे आपका कंट्रोल है, क्योंकि गाड़ी ये समझाती है कि आपको एक्सीलरेशन पे ही सारा कंट्रोल पे गाड़ी चलती है। पूरा आपको ब्रेक लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती इसमें, क्योंकि इसमें क्या 4 मोड है चलाने के, रीजन 0, 1, 2, 3। अच्छा। अगर रीजन 3 में चलाओगे तो आपको लगेगा भी नहीं कि आपको ब्रेक लगानी चाहिए, गाड़ी अपने आप ही ऑटो रुक जाती है। अच्छा। तो गाड़ी अपने आप में ही एक चीज़, नई टेक्नोलॉजी है। तो देखो इन्होंने जो है यहाँ पे कई स्टैटिक्स के, ग्रीन के ये चार्जर्स लगा रखे हैं, ये ड्राइव वगैरह पे जाते रहते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इसका रीजनरेशन से थोड़ा सा याद है, ब्रेकिंग और रीजनरेशन का, ब्रेक पेड नए घसने का क्या रीजन रहा है इसका आज तक का? कुछ मैं वैसे तो कोशिश करता हूँ रीजन 1 पे चलाऊँ या 0 पे चलाऊँ, और हिली एरिया पे जाऊँ तो आपका रीजन 3 यूज़ करता हूँ। अगर मतलब डाउन हिल तो डाउन हिल में रीजन 3 यूज़ करना चाहिए। हाँ, उससे क्या रेंज वगैरह ज़्यादा? रेंज मतलब आपकी गाड़ी की चार्जिंग बढ़ जाती है। आप रीजनरेट कर देते हो। जैसे मैं मसूरी गया था, तो मसूरी ऊपर जाते जाते तो मेरी करीब 50% बैटरी कंज्यूम हो गई थी, 40 to 50% बैटरी कंज्यूम हुई थी। और लेकिन जब रीजनरेशन के कारण करीब 18% मैंने बैटरी रीजनरेट कर ली थी। 18% रीजनरेट कर ली, 3rd रीजनरेशन में आप चलाते हो तो? हाँ जी। अच्छा, ये है, देखो इसकी गाड़ी की हमने बता दी। तो आपको अब जब आपने गाड़ी क्रेटा और
स्विफ्ट को ख़त्म कर दिया, उसके बाद में आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगा होगा कि मैंने 15 लाख रुपए जो लगाए हैं, 16 लाख रुपए लगाए हैं, वो नहीं कहीं नहीं, ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। टाटा हमेशा ही देखा मैंने कि टाटा वैल्यू फॉर मनी देती है। और एक बार तो सर्विस सेंटर में मेरा कुछ कैश भी रह गया था गाड़ी के अंदर। हाँ। तो जो सर्विस सेंटर वाले थे वो इतने बढ़िया लोग थे कि उन्होंने मेरा सारा कैश और सोने की अंगूठी तक वापस मुड़ी थी। अच्छा, चलो अब ये हो गया अपना थोड़ा सा ओवरव्यू। अब मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि जब आपने गाड़ी नहीं ली थी, हाँ जी, उस समय आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस, हाँ जी, ठीक है, कैसा था, कैसे चलाने का बिहेव था, और आज 2 साल बाद में आपने 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास चलाने के बाद में कितना चेंज हुआ है? एक तो इस गाड़ी चलाने के बाद मेरा पेशेंस लेवल बहुत इंक्रीज हुआ है। हाँ। और हमेशा मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो जिस गाड़ी से के साथ भी चल रहा हूँ तो उससे मैं डिस्टेंस इतना मेंटेन करके रखूँ कि मेरे को ब्रेक कम से कम अप्लाई करनी पड़े। अच्छा, तो जिसके कारण अगर हम ये कोशिश करें तो हम सब लोगों का मतलब ड्राइविंग बिहेवियर अगर हम इम्प्रूव करें तो हमारे ट्रैफिक का इश्यूज भी काफ़ी सॉर्ट आउट हो सकते हैं। तो उस समय स्टार्टिंग में आपको रेंज कितनी मिलती थी जब आपने पहली बार ये चलाई थी? स्टार्टिंग में शुरू के जो आपके 15,000 किलोमीटर थे, 10,015 शुरू के थे, तो उसमें रेंज थोड़ी कम आती है। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी चलती है आगे तो करीब ये 240-250 की रेंज देती है, जिसमें आप 70 की स्पीड पे चलाते हो। अब स्टार्टिंग में कितनी रेंज आपको मिली थी? मेरे को स्टार्टिंग करीब 220 के आसपास देती थी। अब 240-250 के आसपास 250 के आसपास अभी आती है। लेकिन अगर हम उसको 70 की प्लस की स्पीड में चलाएं और कम ब्रेक्स लें और कम एक्सीलरेशन मेंटेन करके रखें तो अदरवाइज ये 200 किलोमीटर चलती है। 200 किलोमीटर चलती है। अगर थोड़ा सा आपने आज तक मिनिमम रेंज कितनी निकाली, कम से कम रेंज? मेरी कम से कम रेंज 190 की रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा रेंज जो रही है वो करीब 330 तक रही है। 330 तक रेंज गई है? हाँ जी। तो 330 तक रेंज अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता है? गाड़ी को आपको 45 और 55 की स्पीड में चलाना पड़ता है। ओके, तो और एसी को आप स्विच ऑफ करके मोड पर, मतलब जब आपको रेंज चाहिए तो आप कोशिश करिए सुबह जल्दी निकलिए। हाँ। जैसे 5 बजे निकलिए तो उस टाइम क्या होता है, आपको ट्रैफिक भी कम मिलता है। और ट्रैफिक के अलावा आपको क्या कहते हैं, ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो आप इजीली आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो। और ठंडी वेदर रहेगा, टेम्परेचर अगर 24-25 का है तो आपको एसी की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस हिसाब से मैंने एक बार कवर किया था। मैं यहाँ से नोएडा से सीधे खली ढाबा तक गया था। अच्छा। तो करीब खली ढाबा जो है कुरुक्षेत्र और इसके बीच में, करनाल के बीच में पड़ता है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि मेरी करीब बैटरी की कंजम्पशन करीब 60-70% तक थी। 30% बैटरी मेरे पास स्पेयर पड़ी थी। हाँ जी। चलो अभी एक बार गाड़ी के अंदर चलते हैं, थोड़ी सी गर्मी वगैरह ज़्यादा है, ब्रेक ले लेते हैं एक बार। हाँ, अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर का, दिखाता हूँ। देखिए ये है गाड़ी के अंदर का इंटीरियर। तो संदीप भाई देखो ये क्या लगा रखा है आपने, पंखा सा? ये फ़ैन इसलिए लगा रखे हैं कि बेसिकली क्या होता है, जब हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जैसे मेंटेन करते हैं, जैसे हमने सपोज 24 रखा है यहाँ पे, सपोज मैंने अब यहाँ पे 23 रख देते टेम्परेचर या 23.5, तो इसके बाद ये क्या करेगा, जब 23 का टेम्परेचर मेंटेन करेगा तो उसके बाद ये फ़ैन ब्लोअर्स चलना बंद हो जाते हैं। हाँ। जब ब्लोअर्स चलना बंद हो जाते हैं तो थोड़ी सी सफोकेशन होती है। तो जब सफोकेशन होती है तो फिर हम इसको ऑन कर लेते हैं, तो ये आपको आपके रोटेशन मेंटेन कर देते हैं, जो एयर की सर्कुलेशन, जिसके कारण गाड़ी में आपको गर्मी महसूस नहीं होती है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है क्या एसी बंद हो जाती है बीच में? तो बंद तो नहीं होता, लेकिन वो ब्लोअर थोड़ा स्लो हो जाते हैं। अच्छा, मतलब ब्लोअर पहले जैसे सपोज हम मान के 100 की स्पीड पे चल रहे हैं तो करीब 40 या 30 पे आ जाते हैं। अच्छा, तो ये देखो ये ज़रूरत आवश्यकता, वास्तव में कूलिंग ये ज़्यादा कर रहा है मुझे तो एसी से। हाँ जी, ज़्यादा कूलिंग इसकी लग रही है। बेसिकली क्या, तो हवा जब आपके फेस पे आती है तो आपको गर्मी महसूस ही नहीं होती है। अच्छा, अब मुझे बताइए, देखो एक बार मैं आपको, ये देखो गाड़ी स्टार्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो 1,55,120 किलोमीटर जो है गाड़ी चल चुकी है ना? ये देख लो कुछ इस टाइप से। इसका 95% बैटरी में आपको 272 की रेंज दिखा रही है। 95% के अंदर 272 की रेंज दिखा रही है। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप उस समय गाड़ी परचेज कर रहे थे, हाँ जी, आपने उस समय ईवी ली, उस समय और भी ऑप्शन थे, इतनी जल्दी ईवी का क्या रीजन था? ईवी में एक्चुअली के टेस्ला को फॉलो कर रहा था। अच्छा, तो टेस्ला की कार को बारे में जब उन्होंने ईवी के ऊपर जो उनके वीडियोस देखे यूट्यूब पे, तो मेरे को इंटरेस्ट लगा कि ईवी लेनी चाहिए हमें, क्योंकि एक इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है। बाकी आप इसको क्या कहते हैं, घर पे इजी टू चार्ज है, होम चार्जर के बेस पे है। और मतलब आप डिपेंडेंट नहीं किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो आपने उस समय ईवी ले ली। उस समय आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि यार ईवी के ऊपर जा रहे हैं, पता नहीं कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अभी मार्केट में आया है ईवी? जब मैं सेल्स वालों के पास गया टाटा के, तो उन्होंने मेरे को बताया कि चार्जर्स की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को फर्स्ट डे पे जब मैं इसको नोएडा लेके आया था
तब मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम इशू फेस हुई थी, क्योंकि जितने सरकारी चार्जर थे सारे वो अनऑपरेशनल थे या वर्किंग ही नहीं थे। तो मैं जब मैं यहाँ पहुँचा नोएडा में, तो मैं करीब 20-25 किलोमीटर घूमता रहा। वो मेरा फर्स्ट डे था जिसमें मेरे को तकलीफ़ महसूस हुई कि मैंने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। लेकिन धीरे धीरे फिर समझना शुरू किया इसके ऊपर, ईवी के ऊपर, क्या चार्जिंग के टाइम पे क्या इश्यूज आते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है। तो सपोर्ट अच्छा था। जैसे स्टैटिक को मैं यूज़ कर रहा था चार्जर्स में, मैं मेनली स्टैटिक को यूज़ करता हूँ या टाटा को यूज़ करता हूँ। तो सपोर्ट टाटा का सपोर्ट एज पर चार्जर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन स्टैटिक का मेरे को अच्छा मिला सपोर्ट। अच्छा, तो उन्होंने जो भी कमी पेशी होती थी वो बता देते थे। तो बाकी जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टाटा का ही है। तो बाकी टाटा कर भी रहा है काफ़ी चीज़ें जो उसको लग रही है कि जहाँ पे संभावनाएं हैं। अच्छा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से बात आई, तो आज के टाइम पे और जब आपने ईवी ली थी, उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना डिफरेंस है? इम्प्रूवमेंट मैं ये मानता हूँ कि इम्प्रूवमेंट जो हुआ है, जैसे चंडीगढ़ में उस टाइम चार्जर थे जब शुरुआत में करीब, अगर सपोज हम मानते हैं कि 4 चार्जर थे, तो आज की डेट में करीब 15-16 चार्जर हैं। काफ़ी इम्प्रूवमेंट, हाँ, 4 गुना इम्प्रूवमेंट, 4 गुना, मतलब सिटी एज पर सिटी चंडीगढ़ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। सरकारी चार्जर्स तो अनऑपरेशनल ही हैं, लेकिन जैसे प्राइवेट सेक्टर में टाटा है, उसके अलावा और मल्टीपल जैसे स्टैटिक है और क्या दूसरे रिचार्ज ईवी है, तो वो तो उन्होंने अपने चार्जेस किए हैं। आर्गो भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है इम्प्रूव। तो जो प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं वो लगे हुए हैं। जियो के भी चार्जर्स हैं, बीपी के भी चार्जर्स हैं, तो लेकिन है लिमिटेड है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली होगा। हाँ, करनाल में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। करनाल में भी पहले चार्जेस कम थे, अब उसके कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं। तो ये मैं नॉर्मली दिल्ली से या नोएडा से चंडीगढ़ रूटीन में जाता हूँ वीकली या ट्वाइस, 2 बार चला जाता हूँ, कई बार 2 हफ्ते में 1 बार जाता हूँ। तो मेरे को काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगती है। तो चार्जर्स आ रहे हैं हाईवे पे भी, कोई दिक्कत नहीं है। शाहबाद जैसे एरिया में भी, अंबाला, हर जगह पे चार्जर्स अवेलेबल हैं। लेकिन जो सरकारी चार्जर जैसे भेल के चार्जर्स हैं वो अनऑपरेशनल हैं, जबकि भेल के सरकार तो ध्यान ही नहीं दे रही है इस पे कि जो हमें जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीद होनी चाहिए, तो वो है कम लग रही है। मतलब भाई, आप सरकार का जो पेट्रोल डीजल का जो टैक्स है वो खा रहे हो, सरकार क्यों ध्यान देगी? ठीक है, ये हो गई अपनी बात। अब बताओ मुझे, हाईवे पे जैसे करते हैं तो कोई लॉन्ग रूट पे जाना है तो कहीं कोई दिक्कत वगैरह परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आज तक आपने हाईएस्ट एक दिन में कितनी चलाई है गाड़ी को? हाईएस्ट जो हमने ट्रैवल किया था वो आर्गो के साथ ही किया था, भीमताल गए थे हम। वही मेरे ख्याल से सबसे लंबा टूर था। अदरवाइज मसूरी और देहरादून तो पास ही पड़ता है, हमें कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। हरिद्वार जा चुका हूँ इससे, और इसके अलावा पालमपुर जाते हैं हिमाचल, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती। वहाँ पे उन्नाव में स्टैटिक का चार्जर है, बीच में भी एक रोपड़ में एक चार्जर है, तो कोई दिक्कत नहीं है तो फिलहाल तो। अब करते हैं हम मेन बात। आपने चला दी गाड़ी को 1,55,000। हाँ जी भाई, ये 5,000 किलोमीटर चला दोगे आप 4-5 दिन में? 4-5 एवरेज जो रूटीन चलती है 200 किलोमीटर की चलती है डेली की। डेली की 200 किलोमीटर चलती है महीने में, मान लो। हाँ, ठीक है। आपका 2.5 साल नहीं हुआ अभी तक? हाँ जी। और कंपनी वारंटी देती है इसकी 1,60,000 किलोमीटर, या फिर 8,000। तो आपके 1,60,000 किलोमीटर तो अभी हो गए हैं। आगे का क्या प्लान है? प्लान तो गाड़ी को रखने का ही, क्योंकि गाड़ी में मेरे को कोई इशू नहीं है अभी तक कोई इशू नहीं है। बैटरी हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है? कोई ज़्यादा नहीं, मेरे को तो रेंज में भी कोई फ़र्क नहीं महसूस होता। लेकिन जो मैं लास्ट कैलकुलेशन निकाली थी तो उसके हिसाब से आपका करीब ये 90% प्लस था, 90% प्लस बैटरी थी। बैटरी हेल्थ जो है, हाँ। तो वो हेल्थ ऐसी निकलती नहीं है, कोई कम से कम आपको 3 स्लो चार्जर के बाद निकलती है। तो मेरी चंडीगढ़ में 3 स्लो चार्जिंग हो नहीं पाती कभी। अच्छा। और यहाँ पे क्या है कि जो सर्विस सेंटर है वो दूर है थोड़े से, तो ये इशू है। अच्छा, तो एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि बैटरी कितनी और चला दोगे आप? कम से कम 5 लाख तो चलेगी, और मैक्सिमम 10 लाख तो जा सकती है। 10 लाख तक जा सकती है। तो जो बोलते हैं कि यार बैटरी ख़राब हो जाती है और हो जाती है, ऐसा कुछ सीन? आपके बेसिकली चार्जिंग के साइकिल के ऊपर आपकी बैटरी की हेल्थ डिपेंड करती है। अगर आप बैटरी को वीकली अगर आप 10% या 10% स्लो ले जाते हैं और उसको फिर 100% करते हैं सिंगल चार्ज में, स्लो चार्जिंग पे, तो आपको दिक्कत ही आनी चाहिए मेरे हिसाब से बैटरी पे। अच्छा, तो ये आप चार्जिंग पैटर्न की बात कर रहे हो कि आपको वीक में एक बार 10% से नीचे जाना चाहिए। और मतलब जो आपके एक बार जो आप जब 3 जैसे आपकी एक
जैसे हम मान के चलते हैं कि जैसे मैं तो 200 किलोमीटर चलाता हूँ, तो मेरे को ये मानना है कि मेरे को 10% नीचे लेके जानी चाहिए। बाकी हर बंदे की हर ड्राइविंग का किसी की चलती नहीं 30 किलोमीटर दिन की, तो उसको ये नहीं कह सकते बाहर 10% पे लेके जाओ। ये इशू है। अच्छा, तो एक चीज़ जो आप बोल रहे हो चार्जिंग साइकिल की, आपको 10% से नीचे, मतलब अगर नया ले जा पाए तो महीने में एक बार ले जा ले? हाँ, महीने में ले जा पाए एक बार ले जा ले। और कितने फास्ट चार्जर के बाद में या फिर कितने स्लो फास्ट चार्जर के बाद में हमें स्लो चार्ज यूज़ करना चाहिए? जो सिस्टम कहता है कंपनी का, वो कहता है कि आप 3 या 4 फास्ट चार्जिंग के बाद एक बार स्लो चार्जिंग जरूर करें। अच्छा। तो मेरे भी यही रहता है कि जब मैं 2 या 3 फास्ट चार्जिंग ले लेता हूँ तो स्लो चार्जिंग करता हूँ। स्लो चार्जिंग करते हो आप। तो एक चीज़ और बताओ मुझे, आपका बैटरी की कॉस्ट, अगर मान लो कुछ दिक्कत हो जाए, भगवान ना करे कुछ हो, हाँ जी, हाँ जी, अगर दिक्कत हो जाए, आपने 1,60,000 किलोमीटर चला ली, वारंटी भी वॉइड हो गई, हाँ, दिक्कत हो गई कल को बैटरी का, तो बैटरी की कॉस्ट कितनी का आती है? बैटरी की कॉस्ट करीब 6 लाख के आसपास होगी। 5-5.5 से 6 लाख रुपए के आसपास होनी चाहिए इसकी। 30 किलोवाट की बैटरी है तो इतनी कॉस्ट नहीं चाहिए। अच्छा। अब मुझे हम बात कर लेते हैं रनिंग कॉस्ट की। हाँ जी। रनिंग कॉस्ट जैसे आपको कितनी पड़ती है, आप सारा कुछ इंक्लूड करके, टायर आपके चेंज नहीं हुए, ब्रेक पैड आपके चेंज नहीं हुए, तो आप रनिंग कॉस्ट कितनी मानते हो गाड़ी की? रनिंग तो इसकी यही है कि आप जितनी कंजम्पशन कर रहे हैं, जैसे 30 किलोवाट की बैटरी है इसकी, तो 30 यूनिट मैक्सिमम कंज्यूम होती है, लेकिन 30 भी नहीं होती, 20 होती, कभी 22 होती है जब भी हम फुल चार्ज भी करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे आपका 10% लो शो करता है, लेकिन मैंने जो देखा है कि 20 या 22 यूनिट ही आपकी कंज्यूम होती है। आपने कैलकुलेट निकाला है? हाँ, तो 20-22 यूनिट कंज्यूम होने का मतलब है कि अगर 7 रुपये यूनिट है तो आपके 140 रुपये लगे। हाँ, चलो 30 मान लेते हो तो 210 रुपये लगे। 210 रुपये लगे तो 1 रुपीज़ एक किलोमीटर कॉस्ट बैठती है इसकी आपकी। तो 200 रुपये में 200 किलोमीटर चला रहे हो आप, तो 1 रुपीज़ से कॉस्ट बैठती है। जो हिमाचल में मैं जब चला जाता हूँ तो ये आपको कॉस्ट बैठती है, वहाँ पे हमारी जो यूनिट कॉस्ट बैठती है 1.5 रुपये यूनिट बैठती है। तो 45 रुपये में आप पूरी गाड़ी चार्ज कर सकते हो। हिमाचल में 1.5 रुपये यूनिट? हाँ, मेरे घर पर 1.5 रुपये यूनिट। क्या बात है, बड़ी सस्ती है। तो वहाँ पे तो ये मान के चलो कि आपको 25 पैसे या 30 पैसे की कॉस्टिंग है। और कॉमर्शियल चार्जर जो आप बोल रहे हो, हाईवे पे जो चार्जर्स लगे हैं, कमर्शियल जो चार्जर्स है उसमें चार्जिंग की जो कॉस्ट है वो 17 रुपये से लेकर करीब 24 रुपये या 25 रुपये मैक्सिमम है। तो 17 फुल चार्ज करने में आपको नॉर्मली फुल चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि हम नॉर्मली कोशिश करते हैं 25% से पहले चार्ज कर लें, कि मिनिमम 25% बैटरी से पहले चार्जर ढूंढ लें और अपने को कंफर्टली चार्ज कर लें। तो आपके मतलब 300 रुपये या 250 रुपये या मैक्सिमम 400 रुपये लगते हैं। अच्छा, 400 रुपये में आपकी फुल चार्ज होती है। जैसे मैं चंडीगढ़ जाता हूँ तो मैं मानता हूँ कि मेरी बिजली की कॉस्टिंग यहाँ से आपको पड़ती है, घर यहाँ से चार्ज करने के 200 रुपये, और मैक्सिमम 250 रुपये या 300 रुपये मेरी चार्ज होकर मैं घर पहुँच जाता हूँ। तो मतलब मैं 450-500 रुपये में मतलब करीब 300 किलोमीटर कवर जाता हूँ। बहुत सही है ये तो। उसके बाद फिर से घर पे चार्ज कर ली, फिर से शुरू हो गया। तो ये आ गई अपनी इसकी बात। अब बताओ मुझे सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा है टाटा का? टाटा की सर्विस का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि मेरे गाड़ी में कैश रह गया था, तो सर्विस सेंटर वालों ने जो जितना मेरा कैश था 5-6 हज़ार रुपये वो भी दिए, एक सोने की अंगूठी दी गाड़ी में, वो भी वापस की। ये इसके अंदर यहाँ पे होता है, नॉर्मली हम कई बार चेक नहीं करते, तो इसके अंदर सामान रह गया था तो उन्होंने वापस किया। और कभी भी मेरे को लगता है जो बिना करीब 1000 या मैक्सिमम जो सर्विस कॉस्ट होती है 5-1 हज़ार रुपये के आसपास आती है। मेरी मैक्सिमम सर्विस कॉस्ट अभी 4900 रुपीज़ के आसपास रही है लास्ट जो हुई है। लास्ट हुई है कितने किलोमीटर पे? वो करीब 1,44,000 पे हुई है। अच्छा, तो जैसे 15,000 वाली सर्विस को 15,000 किलोमीटर पे सर्विस कॉस्ट होती है, वो कितने की पड़ती है? नॉर्मली 7,500 किलोमीटर के बाद माइनर सर्विस होती है, और 15,000 की थोड़ी सी मेजर होती है, जिसमें आपका फ़िल्टर वगैरह चेंज कर देते हैं। एसी का फ़िल्टर चेंज हो सकता है आपका, ये ट्रांसमिशन चेंज हो सकता है, तो इसके अलावा कोई ज़्यादा कोई खर्चा है नहीं इसका। अच्छा, ये इससे याद आया, ये कहीं लैग वगैरह का मैंने सुना है इशू है इसमें कहीं? नहीं, मेरे को कोई तक लैग में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी, कोई दिक्कत नहीं है ये। हम लोगों को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जरूर महसूस होता है, कई बार पता लगता नहीं कि हम ड्राइव मोड पे हैं कि स्पोर्ट्स मोड में, लेकिन आपको जब स्क्रीन पे देखते हो सब पता जाता है, सब चीज़ें पता चल जाती है। इसके अलावा आप मुझे बताओ, इसके अंदर कि लोग बोलते हैं इसकी रेंज नहीं मिलती है, बड़ी कम रेंज आती है, इसका कुछ स्पेशल ड्राइविंग स्टाइल सबसे बढ़िया इसका ये है कि अगर आप रेंज लेना चाहते हो तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपने बंद किया, अब स्टार्ट करना है, स्टार्ट किया, स्टार्ट करते दरवाजे खोल दिए और एसी ऑफ कर दिया। अब आप इसको आराम से चलाओ तो आपको रेंज अच्छी मिलेगी। अच्छा, आप बोलो एसी बंद करके चलाओ? एसी बंद करके चलाओ। और क्या कहते हैं उसमें जो
एसी बंद करने के बाद अलावा आपने इसमें रीजनरेशन 0 रखना है। रीजनरेशन तो 0 रखना है अगर आप मतलब नॉर्मल चला रहे हो तो। अच्छा तो आपको रेंज अच्छी आएगी। अच्छा। और यार अब गाड़ी 20 लाख की गाड़ी 15 लाख की गाड़ी ले रहे हैं, हाँ। फिर हम एसी ऑफ करके चलाएं तो कैसे काम चलेगा? नहीं वो तो देखो आपको आप कैसा, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना आपकी नीड क्या है। अच्छा। देखो 2 चीज़ें होती हैं इंसान के अंदर, एक तो होती है उसकी नीड या डिमांड। अब बंदा 16 लाख की गाड़ी लेता तो उसकी डिमांड तो होती है एसी चलाने की, तो फिर उसमें रेंज, आप रेंज देख लो या पावर देख लो। अच्छा ठीक है बॉस। अब जैसे इसमें एक और एरर आता है, जैसे ये सर्विस ओवरड्यू का यहाँ पे, हाँ। तो आप इसको इजीली रिमूव कर सकते हो। ये भी सेटिंग, ये जैसे सर्विस ओवरड्यू का आ रहा है, ठीक है, तो आप इसको अगर सेटिंग में और यहाँ पे बैक में ये रीसेट कर सकते हैं, बात ये है। हाँ हाँ ठीक है, इसको हम आ जाएगा अभी, आज ही है ना। हाँ। सर्विस ओवरड्यू है तो आपका अभी तक ये सर्विस ओवरड्यू किलोमीटर, इसी को यहाँ पे क्लिक किया, हाँ बस का हो हट गया गया। क्लियर। तो ऐसे जो है आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें इसमें नोटिफिकेशन वगैरह आती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बताओ इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ जिससे हमारी गाड़ी के जैसे टायर्स वगैरह, ब्रेक पैड वगैरह, जैसे आपने बोला आज तक नहीं चेंज हुए, या फिर आपके इसके अंदर कोई चीज़ें दिक्कत नहीं आई है, हाँ जी, तो कैसे इसको हम मेंटेन करके रखें कि कोई दिक्कत ना आए? कुछ चीज़ें ऐसी सुधारने वाली हो हमारे लिए? सुधारने के लिए एक तो आप गाड़ी को आराम से चलाएं सबसे पहले, ज़्यादा उसको मतलब हुआ करके हाँ मतलब डिस्टेंस मेंटेन करके रखें प्रॉपर दूसरी गाड़ी के साथ में। और जहाँ पे भी कम से कम एक्सीलरेशन पे चलाएं। गाड़ी चलाऊं क्या? हाँ कोई बात नहीं। कंफर्टेबली चलाएं इस गाड़ी को, जहाँ गड्ढे के वगैरह सारी चीज़ें देख के। मतलब ये है कि इसको बड़े प्यार से चलाना पड़ता है। हाँ, कोई भी गाड़ी है जितना आप आराम से चलाओगे उतना आपका वेयर एंड टेयर कम रहेगा। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे होता है कि गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग, टायर अलाइनमेंट, टायर प्रेशर, इसका कितना रोल है ईवी गाड़ी के ड्राइविंग में या रेंज में? व्हील बैलेंसिंग बहुत, मेरे ख्याल से 40 से 50 हज़ार किलोमीटर के बाद ज़रूरत पड़ती होगी। मैंने तो 2 या 3 बार कराई है अभी तक। और क्योंकि गाड़ी आप आराम से चलाओगे, गड्ढों में नहीं चलाओगे, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि व्हील बैलेंसिंग आपको करानी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, तो व्हील बैलेंसिंग वगैरह का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बट इसका रेंज में कोई इम्पैक्ट पड़ता है कहीं? नहीं, टायर का प्रेशर जो एयर का है वो प्रॉपर रखिए, 35 के आसपास, 34 और 35 के बीच में रखिए। हाँ अच्छा। अब मुझे ये बताओ, आपने जैसे बताया सर्विस कॉस्ट इसकी 5,000 के आसपास जाती है, तो इतनी तो फिर पेट्रोल डीजल की भी इतनी जाती होगी ना? नहीं, वो ये 30 में, जैसे आपकी जो एक सर्विस कॉस्ट आपकी आती है करीब 1,000 रुपये की, उसके बाद आएगी 2,500-3 हज़ार की, उसका जो मेजर होगी जिसमें मेन आपका वर्क होगा, उसमें जाके आती है 5-6 हज़ार रुपये, ऐसे 5,000 रुपये नहीं आती है। नहीं आती है जनरली। हाँ, 2,500-3 हज़ार मैक्सिमम होती है। वो तो आप सर्विस सेंटर भी आपसे पूछता है कि आपको क्या क्या करवाना है। अच्छा। आपको लगता है कि ये इस चीज़ जैसे व्हील अलाइनमेंट है, बैलेंसिंग है, आपको लगता है नहीं करानी चाहिए तो नहीं कराइए, सर्विस सेंटर की जगह बाहर से करा लीजिए। तो ये सारी चीज़ें तो आपने जैसे बता दी। आपको एक चीज़ और मैंने देखा है इसके अंदर, गाड़ी के अंदर हीटअप का इशू मैंने मतलब कई जगह ऐसा पड़ा है कि गाड़ी के बैटरी हीटअप हो गई है, या ऐसा कुछ इशू आज तक आपको? नहीं, हीटअप का कोई इशू नहीं है अब तक। हाँ, नॉर्मली जैसे गाड़ी खड़ी रहती है, जैसे धूप में खड़ी रहेगी तो हीटिंग का आपको हो सकता है कि नोटिस, यहाँ पे आपको नोटिस आ जाए कि गाड़ी हीटअप है। और आप जैसे आप एसी उसी चला के रखते हैं 5-10 मिनट, तो अपने ठंडी हो जाती है गाड़ी, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो कूलेंट होता है वो बैटरी के अंदर मूव करता है। तो जब आप नॉर्मली जब चार्जिंग पे भी जाते हैं, करने के लिए जाते हैं, चाहे आप एसी चार्जिंग करें चाहे डीसी करें, तब भी आपको कूलेंट की मूवमेंट और फैन की मूवमेंट आपको आवाज़ आती है। ओके। तो एक चीज़ और मैंने देखी है, जैसे अभी क्या है, जैसे पेट्रोल डीजल गाड़ी है उसके हम इतना नोटिस नहीं करते हैं, बट जैसे ईवी गाड़ी है, ये अगर मान लो बीच के अंदर कहीं रोड के ऊपर खड़ी हो जाती है, ठीक है, या कोई ऐसी दिक्कत आई है आपके साथ कि कहीं बीच रोड पे खड़ी हो गई है? मैं इसमें 2 चीज़ें आपको बताता हूँ। गाड़ी के अंदर एक तो आप हमेशा एक केबल बना के रखिए
जिससे आप स्लो चार्जिंग कर सके कहीं पे भी एसी के कनेक्शन के लिए। अच्छा। और उसी चार्जर से आप इसको जंपर की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे अभी भी मेरी बैटरी में जो ऑक्सिलरी बैटरी है वो ख़त्म होने की कगार में, हाँ। लेकिन मैं उसको, मुझे पता है कि मैं यूज़ कर पा रहा हूँ अभी। कैसे यूज़ करते हैं मतलब? जैसे जंपर सेटिंग से, जंपर से दूसरी गाड़ी की बैटरी से कनेक्ट अच्छा, करके तो वो जंपर केबल आप बोल रहे हो? हाँ, जंपर केबल की तरह यूज़ कर लें उसको। अच्छा। वो आपकी केबल दो तरह से काम आएगी, चार्जिंग के भी काम आ जाती है और खोल के आप उसको जंपर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। जो आप जो 3 mm के वायर बनाते हो उसके लिए, एक्स्ट्रा चार्जिंग के लिए, तो मैं उसी से जंपर की, तो वो आप काइंड ऑफ एक्सटेंशन रखना होता है इमरजेंसी केस के अंदर। हाँ। नहीं, मेरा क्वेश्चन था कि रोड के बीच में कभी खड़ी हुई है आपकी गाड़ी? रोड के ऊपर अभी तक तो खड़ी नहीं हुई है। एक बार टो करने की जरूरत पड़ी थी कि गाड़ी, गड्ढा आ गया था रास्ते में, तो गाड़ी हिट हुई, तो हिट होने के कारण थोड़ी सी जो कुछ फ्यूज़ वगैरह का कोई इशू होगा या कुछ चीज़ होगा, तो वहाँ पे जब सर्विस सेंटर में गया तो कुछ बिना किसी कॉस्ट के कवर हो गया था वो। अच्छा। तो और टाटा वाले ईवी के ऊपर कितना फोकस करें कि हमारी कस्टमर को कोई इशू नहीं आए, या फिर इशू आए तो उसका सॉल्यूशन वगैरह आपने कुछ ऐसा आपके फ्रेंड सर्कल में या कुछ ऐसा है? मुझे तो अभी तक एक ही इशू आया था कि मैंने गाड़ी टो करके वहाँ पे ले गया था। हाँ। खड्डा आया था रास्ते में, जैसे अभी हम देख रहे हैं नोएडा में कितने सारे खड्डे हैं, तो वैसे ही मनी माजरा सॉरी मोहाली का जो एयरपोर्ट का रनवे है, तो वहाँ पे भी बहुत खड्डे हैं, जैसे इससे ज़्यादा खड्डे हैं। तो खड्डे में वो हम रात में जा रहे थे तो खड्डे में हिट कर गई थी वो गाड़ी। अच्छा। तो हिट कर गई तो गाड़ी पूरी हिली थी ऊपर से नीचे तक। जब हिली तो फिर वो उसके बाद उसमें क्रिटिकल एरर आ गया। क्रिटिकल एरर में आ जाता है कि गाड़ी मूव नहीं कर सकती। उसको बड़े ट्राई किया, फिर हमने वो बुलाया टोइंग सर्विस, तो टोइंग वाले वो लेके गए, तो उन्होंने फिर वो सेट कर दिया था सारा, कोई दिक्कत नहीं आई थी उस काम में। तो ईवी गाड़ी को लोग ऐसे देखते नहीं कि यार देखिए टो होके गई, जबकि पेट्रोल डीजल भी टो होती है, उसको इतना कोई फोकस नहीं करते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, मेरे को तो ये लगता है कि इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, ईवी से बढ़िया कुछ है ही नहीं है। अच्छा। मैं तो ये मानता हूँ कि मतलब कि जो वैसे वो एक तरह से क्रिएट कर रहे हैं, हाँ, इशू क्रिएट कर रहे हैं, जबकि गाड़ी में कोई इशू है नहीं। अगर आप इसको प्रॉपर चलाते हैं तो उसमें कहीं किसी तरह का भी मेरे को तो कोई इशू आया नहीं है। और मेरे सर्कल में जितने लोग चलाते हैं, क्योंकि मैं 3-4 लोगों को रिकमेंड कर चुका हूँ, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं? हमारी फैमिली में ये सेकंड कार है, हमने इसके बाद मैक्स भी ली है। मेरी सिस्टर की इन-लॉज ने, मेरी जो सिस्टर है उसको भी मैक्स ली हमने। अच्छा। हाँ जी। अब एक चीज़ और है, जैसे मैंने एक चीज़ पढ़ा था कि बैटरी का कैलिब्रेशन करना ज़रूरी होता है, वो क्या चीज़ है? जो मुझे समझ में आता है ये है कि वही आपको जब भी आप 3-4 या 5 चार्जिंग करते हैं, तो मतलब चार्जिंग में 10% से लेकर 100% करनी चाहिए आपको। अच्छा। जैसे सपोज एक चार्ज कर लिया, 50% पे थी आपकी बैटरी, आपने 70 पे कर लिया, चलो कोई बात नहीं। दूसरी जो चार्जिंग आई आपकी वो 70 से 80 पे कर लिया, लेकिन ऐसे मतलब ब्रेक में आप चार्जिंग ना करें, कोशिश करेंगे जो चार्जिंग आपकी वो 10% से लेके 100% पे हो, या 30% से लेके 100% पे हो। ओके। तो अब आपके मेजर बात करते हैं हम, कितना बचा लिया 1.5 लाख किलोमीटर चलाने में, 1,60,000 किलोमीटर चलाने में आपने? अगर बचा पेट्रोल की गाड़ी होती है तो नेक्सन की जो है रेंज 11 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के आसपास है, तो उस हिसाब से ये गाड़ी अपनी कॉस्ट पूरी कर चुकी है। कॉस्ट पूरी कर चुकी है? हाँ जी, क्योंकि आपको नेक्सन जो चलती है पेट्रोल में, वो करीब 10 की रेंज देती है शायद। अच्छा। 10 या 11 की, जो 2020 से पहले की बनी हुई है, उसकी बात कर रहा हूँ। अभी की नेक्सन का मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा। अब मुझे ये बताओ, आज तक बाकी चीज़ें, ये तो हमारी मेजर चीज़ें हो गई, बाकी चीज़ें जैसे एसी है, कोई वियर एंड टीयर है, कहीं कोई चीज़ें जिसमें इफेक्ट हुआ हो, इतनी चला लिया आपने, आपको ऐसा लग रहा है कि अब गाड़ी के अंदर ये इश्यूज आने लगे, ऐसा कुछ? कोई इशू नहीं आ रहा। कोई इशू नहीं आ रहा कहीं पे भी? अच्छा। अब एक और जेड कनेक्ट ऐप आती है अपनी टाटा की। हाँ जी। उसका रिन्यूअल कराया आपने? नहीं कराया जी। कोई यूज है उसका जेड कनेक्ट ऐप का आपकी? देखिए, सर्विस सेंटर के लिए यूजफुल है वो, कस्टमर के लिए उतनी यूजफुल नहीं है, अगर वैल्यू फॉर मनी मानी जाता है। अच्छा, कस्टमर के लिए इतना यूजफुल नहीं है। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, जेड कनेक्ट ऐप से कस्टमर जो सर्विस सेंटर है उसके पास सारा डाटा आ जाता है कि बैटरी का, चार्जिंग का स्टाइल, पैटर्न वगैरह, आपका ड्राइविंग का सारा, बैटरी का डाटा सारा, क्या साइकिल थे, तो सर्विस सेंटर के लिए बहुत यूज़फुल है, टाटा के लिए बहुत यूज़फुल है वो। अच्छा। अब एक चीज़ और कि जैसे हम बोलते हैं कि इसके अंदर फुल लोड के अंदर कितनी जो है, आप जैसे मान लो आप बैठे हो, 5 लोग बैठे हैं, पूरा बूट भी फिल है, उसके बाद में भी आपकी रेंज के अंदर कितना डिफरेंस आता है? 2 से 3% का ही आता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं तो हिमाचल तक जाता हूँ, पालमपुर, तो मेरी पूरी फैमिली जाती है चंडीगढ़ से, तो हमें कोई रेंज में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया नहीं।
वो ये कि आपका चलाने के ड्राइविंग बिहेवियर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। रेंज सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है आपके ड्राइविंग बिहेवियर पे। ड्राइविंग बिहेवियर। अब एक और मेजर कंसर्न आता है हर कस्टमर का जो भी ईवी लेने की सोचता है, रीसेल वैल्यू नहीं है। क्या कहना है आपका इस पे? क्या देखिए इस पे फोकस करना चाहिए? ये गाड़ी रीसेल की तो मेरे हिसाब से तो है नहीं। हाँ हाँ। ये गाड़ी तो आप जितना मर्जी चला लो, 20 साल चला लो, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे को ये लगता है। तो मैं रीसेल वैल्यू के लिए तो ली नहीं थी मैंने तो इसलिए ली थी कि मतलब मैं एक मेरा नया एक्सपीरियंस मिले। मैं तो ड्राइविंग मैं जब मेरे पास जो फिगो थी तो मेरा शिमला में एक्सीडेंट होते होते बचा था, तो मैंने ड्राइविंग छोड़ ही रखी थी। अच्छा। तो कोरोना के बाद मैंने फिर फिगो चलाना शुरू की, और कोरोना के बाद में जब ज़रूरत एक तरह से ये ज़रूरत हो गई कि मतलब गाड़ी अपनी होनी चाहिए, तो मैंने फिर से फिगो चलाना शुरू की। उसके बाद मेरे को समझ में आया कि तेल इतना पी रही है आने जाने में, इतना तो मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, जैसे मैं नोएडा से बहुत दूर रहता हूँ, मेन नोएडा के अंदर नहीं रहता, तो मेरी 40 रुपये का ऑटो का खर्चा बैठता है, उसके बाद 50 रुपये का मेट्रो का एक साइड का खर्चा बैठता है जो मेरी रेगुलर है। तो मेरे को ये समझ में आया कि उससे बड़े तो अपनी गाड़ी लो और ज़्यादा तरीके से लो। अच्छा, ये है। अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ें। आपको गाड़ी का स्पेस कैसा लगता है? गाड़ी इतनी कंफर्टेबल है, आगे पीछे कहीं से भी 5 बंदे बिठा के आराम से चलो। अब हम सस्पेंशन के कितने टेस्ट हो गए ना, बढ़िया, पता ही नहीं चलता है ना गाड़ी, पता नहीं चलता कहाँ पे। जबकि ये कोई गाड़ी फिगो होती है 4 बार नीचे गिरती लगती है, आवाज़ आती। हाँ, मैंने ऐसे एक्सपीरियंस किया था। फोर्ड फिगो मैंने अपनी बेटी की बर्थडे मिली थी। मेरी बेटी का बर्थडे जो 12 जुलाई को होता है, तो उसके बाद हमने 4 दोस्तों ने मिलकर प्रोग्राम बना लिया कि हम चलते हैं पटना, वो गोरखपुर जाना था हमने। तो हम गोरखपुर जाने का हमने प्रोग्राम बना लिया। तो हमारे गोरखपुर से फिर हमने कहा शिवान चलेंगे, गोरखपुर से फिर शिवान जाना था। तो शिवान जाते जाते जो फोर्ड की गाड़ी थी, गोरखपुर शिवान के पीछे रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, पत्थर लगा गया चैम्बर में और गाड़ी का सारा तेल नीचे आ गया। तो गाड़ी जब बेची जाती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं कि आपको रोड साइड असिस्टेंस मिलेगा। तो रोड साइड असिस्टेंस में फ़ोन किया तो वो तो कहते हैं जी 30 किलोमीटर के दायरे में ये सर्विस अवेलेबल है, उसके अलावा कोई सर्विस अवेलेबल ही नहीं है। तो जो मैं एक सर्विस सेंटर जो था बनारस था, वो करीब 150 किलोमीटर था। दूसरा सर्विस सेंटर था पटना। फिर गाड़ी को बड़ी मुश्किल से मैनेज करते करते हम शिवान तक लेके गए, वहाँ पे रुकी। फिर अगले दिन इंडिगा से गाड़ी को पटना लेके गए। तो मेरे को समझ में आया कि गाड़ी वो लेनी चाहिए जिसका सर्विस सेंटर आपको इजीली अवेलेबल हो। स्पेयर पार्ट गाड़ी वो आपको खरीदनी चाहिए जिसके स्पेयर पार्ट इजीली अवेलेबल हो। तो नेक्सन जो गाड़ी जो थी ये पिछले 3-4 साल से बढ़िया चली रही थी। तो मुझे ये समझ में आया कि ये गाड़ी अपने लिए अपने को सूट करती है। अच्छा, जिसके स्पेयर पार्ट भी इजीली मिल जाए, सर्विस सेंटर भी इजीली मिल जाए, कोई दिक्कत हो, ट्रस्ट लेवल तो है ही नहीं। ये सही। राइड क्वालिटी वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है। म्यूजिक सिस्टम वगैरह कैसा है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बढ़िया म्यूजिक सिस्टम है, लेकिन फ़ोन आपका अच्छा होना चाहिए, जो मेरे को समझ में आया। मैं इस पर 3-4 फ़ोन पर ट्राई कर चुका हूँ। सैमसंग का फ़ोन भी चलाया मैंने, गैलेक्सी का Z Fold, लेकिन जो साउंड क्वालिटी OnePlus 11R की है वो मेरे को उस पर मतलब Z Fold भी नहीं दे पाया। अच्छा, अब देखो पॉजिटिविटी तो हमने बहुत बात कर ली, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होंगे गाड़ी के नेगेटिव पॉइंट तो मेरे को तो कोई नज़र लग रहा नहीं लग रहा है। बस ये कि रेंज मेरे को शायद 30 किलोवाट की जगह मैं मैक्स वाली थी और ज़्यादा ड्राइव होती मेरे को लगता है मैं 2 लाख किलोमीटर से प्लस होता अभी तक। अच्छा, लेकिन वही है कि क्योंकि गाड़ी में एक टाइम कंज्यूमिंग जो पार्ट है कि चार्जिंग का टाइम पार्ट है वो, कि आप जब आपकी बैटरी जो चार्ज होती है जैसे 1 घंटे में 70% तक चार्ज होती है। फुल चार्ज में कितना लेता है ये? अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैं भूल ही गया। चलो 3.3 किलोवाट से फुल चार्ज में कितना टाइम लेता है 0 से 100? मेरी जो गाड़ी लेती है, अगर मेरी बैटरी 10% पे है तो 10 घंटे में 100% हो जाती है। अच्छा, मतलब 10% और 9% पर आवर के हिसाब से चार्ज होती है मोटर। और जो फास्ट चार्जर से हम मान के चलते, फास्ट चार्जर जो आते हैं वो 15 किलोवाट के आते हैं, 21 किलोवाट के भी आते हैं, 25 किलोवाट के भी आते हैं, और आपके क्या कहते हैं 50 किलोवाट के भी आते हैं, 60 किलोवाट के। इसमें लेकिन जो सपोर्ट जो है मैक्सिमम इसमें 21 किलोवाट तक की सपोर्ट करता है। तो उसमें 21 से 22 के बीच मैक्स हो सकता है। लेकिन इसमें एक और चीज़ मैंने देखी कि आप जब AC चलाते हो तो थोड़ी चार्जिंग फास्ट हो जाती है। अच्छा, गाड़ी के अंदर बैठ के AC चलाते हो, लेकिन उसके लिए आपका जो चार्जर है 25 किलोवाट से ऊपर का होना चाहिए।
तो ये था संदीप भाई, आपने पूरा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। अब मुझे एक लास्ट क्वेश्चन ये बताओ, अगर आज के टाइम पे जैसे ईवी का नया इसका सेकंड जनरेशन आ गया, हाँ जी। सेकंड जनरेशन या फेस लिफ्ट कहते हैं, उसका क्या सोचना है आपका? क्या वो बढ़िया वो गाड़ी अच्छी देखने में बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हैं उसमें। हाँ। लेकिन मैंने अभी प्रैक्टिकली चलाई नहीं है तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा कह नहीं पाऊँगा। ठीक है। अब आज के टाइम पे अगर आपके पास ये 15-20 लाख रुपए हो तो आप क्या सजेस्ट करते हो? क्या हमें, पहली चीज़ तो मुझे ये बता दो, क्या हमें ईवी पे जाना चाहिए? दूसरी चीज़, क्या आपके पास हो तो आप क्या ईवी लोगे या कौन सी गाड़ी लेने का प्लान है नेक्स्ट? मेरी नेक्स्ट भी ईवी की प्लानिंग है। मैं पेट्रोल गाड़ी तो प्रेफर ही नहीं करूँगा, ना पेट्रोल ना डीजल ना सीएनजी, कुछ नहीं प्रेफर करूँगा। मैं ईवी पे ही जाऊँगा, क्योंकि मेरे को जो लगता है कि जो ईवी आपको जो चीज़ें आपको ड्राइविंग कंफर्ट जोन, आप इससे बढ़िया किसी चीज़ पे नहीं है। इधर आ जाओ। अच्छा, तो ईवी फाइनल है? हाँ जी, हाँ जी। और किसी को लेनी हो ईवी तो मैं रिकमेंड ईवी ही करूँगा। ईवी करोगे? नेक्सन ही करूँगा रिकमेंड। अच्छा, नेक्सॉन करोगे, कोई और ईवी नहीं? नहीं, हाँ। तो अब अपनी नेक्स्ट गाड़ी कौन सी आने वाली है? हैरियर, सफारी? नेक्स्ट गाड़ी की प्लानिंग अभी 2 साल के बाद ही होगी। अच्छा, फिलहाल अभी कोई प्लानिंग नहीं है, अभी क्योंकि मैं इसमें बहुत सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फाइड, अभी इसी को चलाएंगे? हाँ जी। तो भाई ये था पूरा हाँ, बस ये है कि मैं जो अब अगली जो गाड़ी शायद लूँगा वो 500 किलोमीटर की रेंज का होगा, ताकि मैं अपनी पूरा ड्राइविंग का पूरा निचोड़ सकूँ। हाँ, क्योंकि ये तो आप उस समय पहली थी, स्टार्टिंग थी मतलब ईवी की, हम ये बोल सकते हैं। तो उस समय यही आती थी। हाँ जी। अब तो मैक्स भी आ गई, MG ZS ईवी भी आ गई, कोना भी आ गई, आयोनिक भी आ गई, काफ़ी ऑप्शंस है। तो आप 500 किलोमीटर की रेंज वाला तो 2 साल के अंदर आ भी जाएगा, काफ़ी मार्केट में आने वाला है। जब अब बैटरीज में भी काफ़ी एडवांसमेंट हो रही है, सोडियम आयन बैटरीज आ रही हैं, तो शायद उसमें रेंज हमें अच्छी देखने को मिलेगी अगले साल, 1 साल 2 साल। तो दोस्तों ये था पूरा एक भाई का ओनरशिप रिव्यू 1.5 लाख किलोमीटर पर। और मुझे लगता है कि आप ही होंगे पहले जो 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास नहीं, मेरे अलावा शायद एक और बंदे हैं, एक पर्सन और है। अच्छा, वो भी उन्होंने भी चलाया, लेकिन मैंने उनकी शक्ल ही देखी है, मैं मिला नहीं कभी उनसे। अच्छा, मिले नहीं अभी तक, शक्ल देखिए। तो 1-2 बंदे ही ऐसे होंगे आज के टाइम पे इंडिया के अंदर जिन्होंने 1.5 लाख के आसपास जो है ईवी को चला लिया है। इनका एक्सपीरियंस था पूरा वीडियो। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो गया है, संदीप भाई का भी टाइम हमने ले लिया है, काफ़ी बिजी पर्सन है भाई, तो हमने उनका टाइम ले लिया। धन्यवाद, आपने इतना अच्छा नॉलेज हमारे साथ शेयर किया। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर आपको भी अपना ओनरशिप रिव्यू शेयर करना है तो नीचे चैनल पे मेल आईडी दी हुई है, वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हो। हम एक बढ़िया ओनरशिप रिव्यू जानेंगे और मैं बोलता हूँ ईवी पे जरूर जाओ। तो ये था वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।